जैसे लॉकडाउन का दौर चल रहा है और सरकार ने भी मतलब थोड़ा-सा अंदाज़ा दे दिया कि अभी कुछ आने वाले टाइम तक कुछ ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं निकलेंगी। और अब बच्चों बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे वो मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा-सा गिर चुका है। तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि अब कंटिन्यू तैयारी रखें या क्या करें वो? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो माइंड है या आप बोलिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम एनवायरनमेंट के अंदर नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं बड़ी आसानी से। मैं अपनी बात करूँ तो 4 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को हर साल कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आके मिल जाता था बोलने वाला, जो बोलता था कि अब वैकेंसी आएँगी नहीं, मतलब आएँगी तो बहुत नेगेटिव कम। लोग ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने उन चीज़ों की परवाह ही नहीं करी। मैंने कहा चलो अगर वैकेंसी कम भी आएँगी, मुझे तो अपनी एक सीट निकालनी है। उन चीज़ों से मुझे क्या लेना, वैकेंसी चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, मेरे को अपनी एक सीट पक्की करनी है, ठीक है? बाकी समय का कुछ नहीं पता। समय का कुछ नहीं पता। आपको बोला जाए कि अब वैकेंसीज़ नहीं आएँगी, चलो इस साल नहीं आएँगी, अगले साल तो आएँगी। अगले साल आएँगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन क्यों छोड़ रहे हो? वैसे किसको क्या पता कि जून-जुलाई के बाद क्या पता सब ठीक ही हो और जाए। ज़रूरी नहीं है जैसे 4 साल से तैयारी करके आप पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक बिल्कुल। कर लें। वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल से और कैसे तैयारी की है। इसलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि जो आप तैयारी करते हो तो उसको अगर शुरू कर रहे हो तो एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करें, अच्छी बुक से और उसको प्रॉपर तरीके से तैयारी करें और जो भी आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए या कैसे नहीं। और जैसे लॉकडाउन चल रहा है उसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने पेज भी लिख रखा है कि थक कर बैठने से अच्छा है कि तुम अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो, धीरे धीरे स्टेप वाइज आप वो तैयारी रखो और आगे आप आराम से वो चीज़ अचीव कर पाओ। बिल्कुल, इसी चीज़ को लेके मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो आपने ये शेर पढ़ा कि धीरे-धीरे आगे बढ़ो। कई बार ऐसा होता था कि मेरे भी मन में आ जाता था कि कंटिन्यूअस पढ़ाई करते-करते मैं बोर हो जाता था। किसी बार-बार वही दिन चीज़ें पढ़ 2 घंटे पढ़ लिया, लेकिन जिस दिन मेरा मन नहीं होता था ना, तो उस दिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कम से कम आधा घंटा मैं ज़रूर पढ़ता था कि अपने दिल को तसल्ली मिल जाती थी। लेकिन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता था कि मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करता था कि स्टूडेंट्स को देखकर कि कैसे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं मतलब वो उनके पास एक पूरा टाइम अवेलेबल है, वो घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठने के बावजूद भी वो 2-2 3 नंबर से कोई ना कोई स्टूडेंट रह ही जाता है। तो मैं उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट करता था कि नहीं यार, मैं तो चलो फिर भी जॉब कर रहा हूँ। मेरे पास तो टाइम की जो है अगर देखा जाए तो कमी भी थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमें हमेशा जॉब के अंदर रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। तो उसके बावजूद जाके मैं एग्ज़ाम दे रहा था। और कुछ मैंने क्या किया कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ मैं गया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें से जो मेरा 50 to 60% जो शेयर है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देना चाहूँगा कि जिनके मैं टच में रहा। हे गाइस, कैसे हो आप? मेरे साथ टारगेट विद गौरव यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको पता ही है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और हर व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रेरणा को साथ लेकर आगे बढ़ता है। किसी की लाइफ में कभी कभी हमारे पास जब उतार चढ़ाव आते हैं या बहुत सारे हमारे पास डिफ़िकल्टीज हमको फेस करनी पड़ती है तो उस समय हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है कि कुछ लोग तो उस उतार चढ़ाव के समय में अपना जो लक्ष्य है उसको बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं या फिर वो जो अपना जो लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारे पास इस चीज़ को पूरी तरह साबित किया है जो मोहित जी हैं। उन्होंने अभी फ़िलहाल ही IBPS कलर का रिज़ल्ट आया है, उसमें जो हमारे साथ मोहित जी हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। और उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, उसके अंदर भी बहुत सारी सिलेक्शन ली, लेकिन फाइनल स्टेज तक आते आते वो रुक जाते थे। लेकिन उन्होंने अपना जो स्ट्रगल है, अपनी जो मेहनत है वो नहीं रोकी और इस प्रकार वो अपने मुकाम पर पहुँचे। आज हमारे साथ मोहित जी हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपका अब गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि आपने कैसे कैसे तैयारी की और कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? जी बिल्कुल गौरव, मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अपनी प्रिपरेशन थी ये 2016 में स्टार्ट की थी। 2016 में जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने सेल्फ़ स्टडी पे फोकस किया। लेकिन सेल्फ़ स्टडी पे फोकस करने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे ये पता करना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की नीड क्या है, इस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाने वाला है, और मुझे ये चेक करना था कि मैं कहाँ तक लाई करता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए मैंने चंडीगढ़ में जो है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जाके ज्वाइन किया। उसमें जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे जो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, जैसे क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये जितने भी सब्जेक्ट्स थे तो इनको करने में मुझे कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि काफ़ी मतलब मैंने इनके ऊपर पहले भी प्रैक्टिस करी रखी थी। जैसे मैंने बताया कि सेल्फ़ स्टडी मैंने करी रखी थी। बस मुझे ये चेक करना था कि इस एग्ज़ाम की नीड क्या है, कि इसमें पूछा क्या जाने वाला है। तो उस हिसाब से मैंने जो है इसमें तैयारी करी। तो मेरा जो सबसे पहला एग्ज़ाम था वो SBI क्लैरिकल और SBI PO। तो इन एग्ज़ाम में SBI क्लैरिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं तो 6 या 7 नंबर से रह गया था। और SBI PO की अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स में ही, तो इसमें मैं सिर्फ 1 नंबर से रहा था, क्योंकि कट ऑफ जहां तक मुझे याद है
42 या 43 के आसपास गई थी। और मेरा तो जो जैसे अभी आपने बताया कि आपने 2016 से ही तैयारी शुरू कर दी थी और अब 2020 में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उस बीच आपने कुछ बताया कि आपके कुछ एग्ज़ाम्स आपने क्रैक किए, कुछ नंबरों से रह गए, तो उस बीच आपने बहुत सारी फेल्यूरीज जो है वो आपने देखे होंगे। तो अपने आप को कैसे मोटिवेशन से में लेके आए आप, और हमारे जो बच्चे हैं, जो दर्शक हैं, वो भी देख रहे होंगे कि आगे वो भी कैसे तैयारी करें, और आप उनको अपने जो लाइफ में क्या क्या आपने जो स्ट्रगल देखी हैं उसके बारे में भी आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2016 से ही जो है तैयारी स्टार्ट की थी। तो जितने भी एग्ज़ाम्स थे लगभग मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2016 से लेकर 2020 तक कम से कम 12-13 एग्ज़ाम्स मैंने फिल किए, जिनमें से 10 ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो कि मेरे को अभी भी याद है, उनके मैंने प्रीलिम्स हमेशा क्वालिफाई की। मेंस की दिक्कत क्या थी? मेंस की दिक्कत की जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जो वीक पॉइंट था फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, तो उसकी वजह से ही मैंने हमेशा मार खाई है। तो उसकी वजह से जो मेंस की कट ऑफ होती थी उसमें ज़्यादा नहीं तो मैं 2 या 3 नंबर से ही रह जाता था। आप मतलब आपने बताया कि आप एक एक दो दो नंबर से रह जाते थे, तो फिर आप फिर दोबारा से कैसे वो तैयारी शुरू करते थे, या फिर आपको लाइफ में वो मोटिवेशन कहाँ से मिली कि मेरे को आगे कुछ करना है, कुछ अब मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, या आपने बीच में कोई प्राइवेट जॉब भी की, या फिर आपने जैसे आपने अभी बताया कि आपने कुछ कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाया है, तो आपको वो मोटिवेशन कहाँ से मिली कि कैसे करूं? क्योंकि मेरे को जितना पता है कि आपकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है उसमें फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम भी है, तो आपने उस चीज़ों को कैसे फेस किया? मोटिवेशन की अगर बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट था इसमें वो रीजनिंग था, और प्रीलिम्स को 2016 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो IBPS PO और क्लैरिकल के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में चला गया, जहाँ पे मैंने रीजनिंग पढ़ानी स्टार्ट करी। तो रीजनिंग पढ़ाने के बाद मैंने क्या किया कि जिस भी इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया, मैंने लगभग 2 इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता था कि मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करता था कि स्टूडेंट्स को देखता था कि कैसे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं मतलब वो उनके पास एक पूरा टाइम अवेलेबल है, वो घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठने के बावजूद भी वो 2-2 3 नंबर से कोई ना कोई स्टूडेंट रह ही जाता है। तो मैं उस टाइम पे अपने आप को मोटिवेट करता था कि नहीं यार, मैं तो चलो फिर भी जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम की जो है अगर देखा जाए तो कमी भी थी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमें हमेशा जॉब के अंदर रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। तो उसके बावजूद जाके मैं एग्ज़ाम दे रहा था। और कुछ मैंने क्या किया कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ मैं गया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें से जो है वो स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि समय की कमी के होने के बावजूद जो मैं पढ़ाई अपनी करता था, तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हम स्टूडेंट्स जो हमारे पास डाउट्स लेके आते हैं, तो उसमें हम मना तो कर नहीं सकते किसी को कि डाउट्स तो लेने ही पड़ेंगे। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये एक ट्रिक अपनाई, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ रीजनिंग के डाउट्स नहीं चाहिए, मेरे पास आप सभी सब्जेक्ट्स के जो बैंक से रिलेटेड है। ये भी मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आप टीचर हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, तो हम जैसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें ही परफेक्ट होते चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे लिए तैयारी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि और सब्जेक्टों को हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमें उसी सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो वो भी आपने कैसे हैंडल किया इन चीज़ों को? इन चीज़ों के लिए मैंने क्या किया कि जो इंस्टीट्यूट के अंदर, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स ब्राइट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो बस ये है कि सबका अपना पढ़ने का तरीका जो है वो अलग है। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता था कि इस स्टूडेंट्स के साथ मैं टच में अगर रहूँगा तो करता था कि मैं उनको बोलता था कि सिर्फ रीजनिंग के डाउट्स के अलावा आपके पास अगर मैथ्स के डाउट हैं, इंग्लिश के डाउट हैं, यहाँ तक कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी अगर थोड़े बहुत टॉपिक्स के अगर आपके डाउट्स हैं तो वो आप मेरे पास लेके आ सकते हैं। तो उनके जो डाउट्स कवर करता था, तो वहाँ से मैंने अपने आप को जो है थोड़ा मोटिवेट किया कि अगर मैं इनके डाउट्स रीजनिंग के अलावा अदर सब्जेक्ट्स के भी अगर मैं डाउट्स ले सकता हूँ। जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में जो IBPS क्लैरिकल मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरा 40 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे, और जो इसका सेक्शनल स्कोर मैंने चेक किया तो मेरे 40 मार्क्स ही हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट एक होना भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें ऑन एन एवरेज स्कोर रहा, लेकिन वो सारा कट ऑफ को क्लियर करने के काम आया। तो जैसे आपने बताया कि आप कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे, तो जैसे वहाँ पे बच्चों का भी सिलेक्शन होता रहता होगा। जी बिल्कुल। तो आपको थोड़ा अजीब भी लगता होगा कि बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है कि मैं अब तक यहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको कुछ मोटिवेशन मिली है या नहीं, या आपने उस टाइम को कैसे हैंडल किया? स्टूडेंट्स से हमेशा मोटिवेशन ही मिली है, क्योंकि अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, बल्कि वो एक किस्म से आपके साथ एक मनोरंजन भी आपके साथ कर ही लेते हैं। तो उसमें मेरे को क्या लगा कि 2017 में जब मेरा ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक RRB का जब मैंने मेंस का पेपर दिया, तो हरियाणा से मैंने उसको अप्लाई किया था। तो उसमें जो हरियाणा की कट ऑफ थी वो गई थी शायद 81.40 के आसपास गई थी। उसमें जो मेरा स्कोर कार्ड आया था तो वो 80
80 मार्क्स थे। तो वो जो मेरा मेंस 1.5 मार्क्स से आप रह गए। हाँ, मैं 1.4 से आप बोल सकते हैं उसमें मैं रह गया था। तो उसमें जब मुझे लगा कि मैं सिर्फ 1.40 मार्क्स से रह गया हूँ, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, मुझे और आगे जो है मेहनत करनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ इसको। आपने वहाँ से उस चीज़ को वहीं पे नहीं छोड़ा? हाँ, नहीं, वहाँ पे नहीं छोड़ा, मोटिवेशन की तरह लिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने जैसे 2017 में ग्रामीण बैंक का दिया, तो उसके बाद भी आपने बहुत सारे एग्जाम दिए? उसके बाद फिर मैंने 2018 में मैंने ये सोचा कि जैसे मेरे पास समय की कमी है, टाइम की कमी है, मैं वर्क भी कर रहा हूँ। 2018 में मैंने ये रियलाइज़ किया, तो मैंने सोचा कि हर 3 महीने के बाद कोई ना कोई बैंक का एग्ज़ाम निकलता है। पहले SBI क्लर्क होगा, फिर SBI PO भी आएगा, तो उसके बाद आपका IBPS जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स को भी निकालेगा। फिर IBPS PO आएगा, फिर IBPS क्लर्क आएगा। तो हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका आता ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि जो मेरी स्ट्रेटजी थी कि इतने सारे एग्ज़ाम्स पे फोकस करने से अच्छा है, इतना ज़्यादा बर्डन लेने से अच्छा है किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस किया जाए। तो 2018 की मैं बात करूँ तो 2018 में मैंने फिर से SBI जूनियर एसोसिएट का जो है एग्ज़ाम उसको टारगेट किया। तो उसमें मैंने फिर से प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ निजी कारणों के चलते हुए मैं उसके मेंस के अंदर नहीं क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं सच बताऊँ तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी थी। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता चल चुका था कि जब मैंने मेंस का पेपर दिया था उसका SBI जूनियर एसोसिएट का, तो मुझे पता चल चुका था कि इस पेपर की नीड क्या है। क्योंकि आप उस पेपर को तभी क्रैक कर सकते हो जब आपको पता चल जाए कि उस पेपर की एक्चुअली में नीड क्या है, वो क्या पूछना चाहता है आपसे। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपने बैंकिंग को ही टारगेट बनाया, तो उससे पहले भी आपने और एग्जाम भी दिए, जैसे CGL का एग्जाम होता है, और देखा जाए तो हरियाणा के भी एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट लेवल के होते हैं, या फिर आपने शुरू से ही बैंकिंग की तरफ ही अपना कंसंट्रेशन रखा है? मैं बताना चाहूँगा इसमें कि मेरा जो मेन एक टारगेट था, वैसे अगर देखा जाए तो बैंक के भी जैसे मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स देने के बाद मुझे लगा कि ये फालतू का बर्डन ही लगा मुझे, कि इतने सारे एग्ज़ाम्स को देने से अच्छा है कि किसी एक एग्ज़ाम पे टारगेट किया जाए, मतलब एक तरफ ही कंसंट्रेट। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एनालाइज़ किया कि इसके अंदर CGL की या CHSL जो भी SSC कंडक्ट करवाता है, और IBPS या SBI जो भी है बैंक एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते हैं, तो इनके अंदर इनकी नीड क्या है, तो इनको हाँ इनकी ज़रूरत क्या है, तो उसके हिसाब से मैंने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में मैं आसानी से जा सकता हूँ। अच्छा, इसीलिए मतलब मैंने आपको लगा कि मेरे सब्जेक्ट ये अच्छे हैं जो बैंकिंग वाले हैं, तब आपने बैंकिंग को सिलेक्ट किया? बिल्कुल। तो आप 2016 से तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते जा रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम में ऐसा क्या किया आपने कि आपने मतलब सफलता पाने के लिए ऐसा क्या मोटिवेशन कोई मिली आपको किसी एग्ज़ाम से, या कि मेरे को इस बार तो करना ही करना है, तो कुछ ऐसा मोटिवेशन का आप बताना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। जैसे SBI जूनियर एसोसिएट की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मेरे 87 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, और अगर मैं मेंस की बात करूँ तो उसमें जो हमारी चंडीगढ़ काडर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 93.5, और उसमें मेरा जो स्कोर आया था आउट ऑफ 200, उसमें जो मेरा स्कोर मैंने जब चेक किया तो उसमें मेरा स्कोर था 92.75। तो यहाँ पे जाके मुझे काफ़ी मतलब पॉइंटों में रह गए। बिल्कुल, जब मुझे लगा कि इस बार भी जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण बैंक में भी मैं 1.4 से रहा मेंस के अंदर, और इसके अंदर भी मैं जब 0.75 से रहा, तो मुझे कहीं जाके लगा कि सिर्फ 0.75 या 1 या 2 नंबर से ही रह रहा हूँ, तो अब जाके मुझे कुछ अपने अंदर मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि इस बार तो कुछ करना है। तो उसके जस्ट 1 महीने बाद ही IBPS क्लरिकल का मैंने फॉर्म फिल किया। तो इस बार का जो मेरा मेन फोकस था, मैंने अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैंने ये चेक कर लिया था कि प्रीलिम्स तो मैं निकाल सकता हूँ। प्रीलिम्स तो अब मेरे लिए चुटकियों का ही खेल था, क्योंकि हर बार प्रीलिम्स के अंदर मैं 80+ हमेशा स्कोर लेकर ही आया हूँ, अगर मैं क्लरिकल काडर की बात करूँ तो। इस हिसाब से मैंने अब की बार क्या किया, मैंने सारा फोकस, जैसे कि मैंने बताया मेरा वीक पॉइंट जनरल अवेयरनेस था, तो मैंने सारा उसी पे ही फोकस किया। तो मैं अपना सुबह 4 साढ़े 4 बजे मैंने सुबह उठना, सर्दियों का टाइम, दिसंबर और जनवरी की ठंड आपको पता ही है, और मैं वर्किंग भी था, जैसे मैंने बताया मैं टीचिंग लाइन के अंदर था। तो मेरी सुबह की जो क्लास होती थी वो अर्ली मॉर्निंग 8 बजे की क्लास होती थी, लेकिन मैं क्या करता था अपने इंस्टीट्यूट में 1 या सवा घंटा पहले ही वहाँ पे पहुँच जाता था। तो वहाँ क्योंकि घर पे इतना पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता, जब आप इंस्टीट्यूट पहुँच जाते तो वो जो 1 घंटा मैंने सुबह का निकाला है अपनी लाइफ के लिए, 15 दिन मेरे मेंस के एग्ज़ाम के लिए थे, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको ज़्यादा नहीं तो 14-15 दिन का ही समय मिलता है। तो उस टाइम पे मैंने वो जो 15 दिन है वो सुबह का जो 1 घंटा है
वो सारा का सारा जनरल अवेयरनेस पे निकाला, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स जो है वो मैं कर सकता हूँ आराम से। तो ये जो मेरा एक आप बोल सकते हो ये टर्निंग पॉइंट था। ये जो 15 दिन थे ये मेरे टर्निंग पॉइंट थे। जो मेरा वीक पॉइंट था मैंने उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। आपने 15 दिन में अपनी जितनी जोश था सब कुछ लगा सब कुछ बार तो क्लियर करना ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसमें ही वो जो सुबह का 1 घंटा होता था, कई बार क्या होता था कि कोई टीचर 15 मिनट 20 मिनट लेट क्लास छोड़ रहा है, तो मैंने ऐसे कोई आलस नहीं दिखाया कि चलो छोड़ो बाद में पढ़ेंगे। वो वहाँ तक कि वो 15-20 मिनट का भी मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया उसके अंदर। जब आपका रिजल्ट आया तो आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो एक खुशी से आपके मतलब पूरे शरीर में लहर दौड़ गई होगी। जी बिल्कुल। तो वो एक ऐसा पल होता है, उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपने इतने लंबे समय से उसका वेट किया, तो उस समय आपको कैसा लगा? जी, अगर मैं बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट, जिसमें मैं 0.75 से रह गया था, तो उस टाइम पे बस मुझे ऐसे लगा था कि बस अब ख़त्म ही है अगर देखा जाए। तो इसके लिए तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी? हाँ कंटिन्यू रखी, लेकिन बीच में एक ऐसे हो गया था कि जैसे बोलते हैं कि मन मर गया। अच्छा। उस टाइम पे लगा ही नहीं था कि अब और आगे मतलब करना भी चाहिए या नहीं। हाँ, लेकिन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब जो मेरे को सहारा दिया सबसे पहले तो भगवान, जिन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब इस चीज़ को निकालने में मदद करी। मतलब आप किसको क्रेडिट देना? हाँ जी हाँ जी, तो मेरे पेरेंट्स, माता पिता में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है मैं अपनी मदर को भी देना चाहूँगा, और कुछ मेरे रिलेटिव्स भी थे जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे को प्रेरणा दी मेरी मासी जी थी, मेरी बुआ जी थी, तो इन्होंने भी मेरे को काफ़ी मतलब सहारा दिया। मतलब एक फैमिली सपोर्ट भी मेरे को काफ़ी अच्छा मिला इसमें। तो उसके बाद जो अच्छा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ, जो कि ब्राइट एकेडमी एक संस्था है, वहाँ पे मेरे को काफ़ी मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिला उस चीज़ को लेके, काम करने को लेके। वहाँ पर जो तैयारी कर रहे थे बच्चे थे, टीचर्स थे, तो एक पॉजिटिव माहौल वहाँ पर? हाँ जी, पॉजिटिव माहौल की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे ब्राइट एकेडमी जो कि पंचकुला के अंदर है, उसके अंदर मतलब मैं नाम भी लेना चाहूँगा उनका, जो हमारे सुमित सर हैं, अमित सर हैं, और एक मेरा दोस्त है, करीबी दोस्त भी आप उसको बोल सकते हो, अजय सर और हितेश सर। तो इन्होंने मतलब मेरे को काफ़ी सहारा दिया इस चीज़, बहुत सपोर्ट किया इस फील्ड के अंदर। तो उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि 0.75 से मैं रह गया हूँ, तो मैंने IBPS क्लैरिकल का भी जो है एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो थी वो 20 फ़रवरी को आने वाली थी। तो उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन वही है जैसा कि मैंने बताया कि इन्वायरमेंट मैंने काफ़ी अच्छा बना लिया था। स्टूडेंट्स भी काफ़ी मतलब मेरे को प्रेरणा दे रहे थे कि सर आपका हो जाएगा, आप घबराओ मत, वेटिंग लिस्ट में तो आपका नाम आ ही जाएगा। तो 20 फ़रवरी को मेरी वेटिंग लिस्ट का रिज़ल्ट आना था। तो उस दिन मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मतलब ऐसा माहौल था कि बस कब वो PDF कब रिजल्ट आए, कब सिलेक्शन हो जाए। हाँ जी, तो जैसे ही वो 3:30 बजे का टाइम था और मैंने अपने फ़ोन का नेट भी ऑफ नहीं किया था, मैंने वो वेबसाइट ही खोल के रखी हुई थी कि अब आएगी PDF, अब आएगी। तो जैसे ही वो PDF आई, उसमें देखा कि मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर ही मेरे को मेरा जब रोल नंबर दिखा, तो मैंने कहा कि हो गया अब। तो फिर वो पल कैसा था कि आपने कैसा महसूस किया? बस उस टाइम पे सबसे पहले तो मतलब एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये एकदम से हो गया, कि मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं तो 0.75 से रह गया, कि बस अब तो होगा ही नहीं। जब 0.75 से नहीं हुआ तो इसमें वेटिंग लिस्ट में आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि उस टाइम पे पूरा डिमोटिवेट हो चुका था। लेकिन जब उसके अंदर मेरा रिजल्ट आया तो एकदम से मतलब शरीर में पूरी खुशी की लहर आप बोल सकते हैं दौड़ कि जो इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, तो उसमें उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कई बच्चे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 सालों से तैयारी करते हैं, उनका हौसला बिल्कुल ही टूट जाता है। मैं उनको एक, जो मेरा ये 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उनको एक सिंपल एक टिप देना चाहूँगा। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है, चाहे आपने इंस्टीट्यूट से करी है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी, सिलेबस आप एक बार कवर करो। उसके बाद अगर अच्छी तरह अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत है, उसके बाद आप दूसरी बार जाओ। मैं कहता हूँ उसके बाद आपको ना सिलेबस कवर करने की ज़रूरत है, ना रिवीजन, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उसी में आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कि आप कितने कैपेबल हो, कि आपको एग्जाम में कैसे बैठना है, कैसे वो देना है। अगर आप सिर्फ वही बुक्स पढ़ते रहेंगे बार बार, मतलब बुक्स वो पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे बैठना है, कैसे पेपर देना है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप एग्जाम में जाके नर्वस ना हो और आप जो भी लिमिटेड टाइम होता है उसमें जाके आप अपना पेपर को आसानी से क्रैक कर सकें। अब जैसे आपका जो इंटरव्यू चल रहा है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे होंगे, आपके रिलेटिव्स भी देख रहे होंगे, तो आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस या कुछ आगे कैसे उनको तैयारी करनी है, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि मेरा तो जो स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन रहा है काफ़ी मतलब एक किस्म से मैंने बैलेंस बना के रखा। मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं स्टूडेंट्स को देखता था कि कैसे ये मेहनत कर रहे हैं,
अभी भी लगे ही हुए हैं, तो मैं इनको देख के काफ़ी मोटिवेट होता था तो कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और जब वो डिमोटिवेट होते थे तो मैं उनको जाके मोटिवेट कर देता था। तो ये हमारे बीच में बस एक बैलेंस था। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बस यही बोलना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं, कि उनको कभी भी लगे कि किसी भी फील्ड में आपको मेरी ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी दिक्कत आए, कभी भी लगे कि कहीं पे आप कमी महसूस कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मैं रीजनिंग का एक्सपर्ट हूँ तो मैं रीजनिंग ही करवा सकता हूँ। जैसे मैंने बताया, मैं सभी टॉपिक्स के डाउट्स बड़े आसानी से ले लेता हूँ, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसी को लेके बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मतलब काफ़ी मेरी लाइफ के अंदर एक किस्म से मोटिवेशन का जो है रोल प्ले किया है। तो स्टूडेंट्स के बिना अगर देखा जाए तो अगर स्टूडेंट्स के डाउट्स ही ना होते तो मैं भी आज कहीं ना कहीं देख ही रहा होता कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये स्टूडेंट्स ही थे जो हर बार किसी ना किसी मॉक टेस्ट से नए तरीके का डाउट लाते थे, उनको मैं करता था। तो मैं खुद अपने आप को अब जैसे लॉकडाउन का दौर चल रहा है और सरकार ने भी मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया कि अभी कुछ आने वाले टाइम तक कुछ ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकलेंगी। और अब बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, वो मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मोटिवेशन लेवल है, वो थोड़ा सा गिर चुका है। तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि अब कंटिन्यू तैयारी रखें या क्या करें वो? देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो माइंड है, या आप बोलिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हम इन्वायरमेंट के अंदर नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं बड़ी आसानी से। मैं अपनी बात करूँ तो 4 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को हर साल कोई ना कोई ऐसा जरूर आके मिल जाता था बोलने वाला, जो बोलता था कि अब वैकेंसी आएंगी नहीं, मतलब आएंगी तो बहुत कम, लोग ज़्यादा मिलते। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उन चीज़ों की परवाह नहीं करी। मैंने कहा चलो अगर वैकेंसी कम भी आएंगी, मुझे तो अपनी एक सीट निकालनी है, उन चीज़ों से मुझे क्या लेना, वैकेंसी चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए, मेरे को अपनी एक सीट पक्की करनी है, ठीक है। बाकी समय का कुछ नहीं पता, समय का कुछ नहीं पता। आपको बोला जाए कि अब वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, चलो इस साल नहीं आएंगी, अगले साल तो आएंगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन क्यों छोड़ रहे हो? वैसे किसको क्या पता कि जून जुलाई के बाद क्या पता सब ठीक ही हो जाए। और ज़रूरी नहीं है जैसे 4 साल से तैयारी करके आप पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर लें। वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल से और कैसे तैयारी की है। इसलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि जो आप तैयारी करते हो तो उसको अगर शुरू कर रहे हो तो एक अच्छे लेवल से स्टार्ट करें, अच्छी बुक से, और उसको प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। और जो भी आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए या कैसे नहीं। और जैसे लॉकडाउन चल रहा है उसमें मैं कहना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने शेर भी लिख रखा है कि थक कर बैठने से अच्छा है कि तुम अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो। धीरे धीरे स्टेप वाइज आप वो तैयारी रखो और आगे आप आराम से वो चीज़ अचीव कर पाओ। बिल्कुल, इसी चीज़ को लेके मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो आपने ये शेर पढ़ा कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, कई बार ऐसा होता था कि मेरे भी मन में आ जाता था कि कंटिन्यूस पढ़ाई करते करते मैं बोर हो जाता था। किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, लेकिन जिस दिन मेरा मन नहीं होता था ना, तो उस दिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कम से कम आधा घंटा मैं जरूर पढ़ता था कि अपने दिल को तसल्ली मिल जाती थी कि आज टच किया है, टच में रहना है। बस ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ की सीखी है। क्या होगा, देखो दोस्तों, वैकेंसीज तो निकलती हैं और जॉब की बहुत गवर्नमेंट को भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। और इसी तरह जैसे मोहित सर भी बता रहे हैं कि आपको आगे कंटिन्यू कैसे तैयारी रखनी है, तो आप उसके बारे में कुछ अपने बच्चों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो इन्वायरमेंट के अंदर नेगेटिव चीज़ों की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। तो उस चीज़, मेरा भी माइंड जो है वो काफ़ी मतलब इन चीज़ों की तरफ गया कि कोई ना कोई व्यक्ति हर साल आके मेरे को बोल ही देता था कि आगे वैकेंसी। तो अब आप जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो मैं उनमें एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो है आपके पेशेंस का। बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा इसमें पेशेंट रहेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस है, उतना ही ज़्यादा आप इस एग्ज़ाम को बड़े अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपको इंक्लाइंड बिल्कुल नहीं होना है। अपनी मेहनत पे आपको हमेशा फोकस रखना है, और फोकस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि एक्चुअली में एग्ज़ाम की नीड क्या है। आप एग्ज़ाम के लिए जो है उसमें जो पूछा जाने वाला है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, ये फालतू की चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही आप चलिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे पास मोहित सर जी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल की और बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, आखिरकार इनको सफलता मिली गई। तो मैं भी आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, कभी भी नेगेटिव ना हो, अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस इंटरेक्शन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी एक नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।